हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं। अब तक यानी कि जो लाइफ प्रोसेसेस 1 और लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 जो पढ़े हम लोग, यानी जो रिवीजन क्लास चल रहा है हम लोग का, उसका ही क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप अच्छे से और चीज़ों को समझ पाएं। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी बायोलॉजी का पार्ट से उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो हम लोग फर्स्ट डे पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस का रिवीजन क्लास पार्ट 1 में। क्या पढ़े थे? उसमें बहुत सारी चीज़ को पढ़े थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पता है क्या? देखिए, जैसे कि हमारे शरीर जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्या आप क्वेश्चन को समझ पाए? ये पूछ रहा है कि हमारे जैसा, इससे एक और बात पता चलता है कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है कि बहुकोशिकीय का क्या मतलब है, यानी बहुत सारी कोशिका, जिसको कि सेल कहते हैं आप, कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? सेल से हुआ है। तो क्या एक ही सेल से हुआ है या हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल है? इतना बड़ा शरीर के लिए तो खरबों सेल की आवश्यकता पड़ी होगी, तब हमारा जो है कि ओरिजिन हो पाया है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहे हैं कि इसमें विसरण क्यों अपर्याप्त हो जा रहा है, यानी कि विसरण से हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे? हमारे शरीर के हर एक कोशिका में विसरण द्वारा क्यों नहीं ऑक्सीजन जा पा रहा है? हम दूसरी चीजों को क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गन को क्यों यूज करते हैं? अब देखिए, समझिए क्वेश्चन एक बार अगर समझ गए। देखिए, साइंस जो है, एक बात बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि साइंस जो है 10th क्लास वाले को भारी क्यों लगता है? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। अगर वो समझ पाते तो भारी नहीं, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस कि भारी होने का सवाल ही नहीं है। तो आप उन चीज़ों को समझिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हम नहीं समझे। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारी कोशिका है। तो होता है कि विसरण में क्या होता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, दूसरे कोशिका से तीसरे कोशिका में ऑक्सीजन जाता है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति होती तो जानते हैं क्या होता? ये होता है कि जो फेफड़ा में ऑक्सीजन जा रहा है, सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जा रहा है, तो फेफड़ा में जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, यानी कि फुफ्फुस से ऑक्सीजन को आपके पैर के अंगूठा तक जाने में 3 वर्ष का समय लगता है। और यहाँ पर 5 मिनट आप सांस नहीं ले पाइएगा तो मर जाइएगा। तब सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये विसरण के द्वारा संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर सारा जो है वो इन्वायरमेंट के टच में नहीं है, वो पर्यावरण के टच में नहीं है। अगर वो ये चीज विसरण के द्वारा किस में हो सकता है? अमीबा में हो सकता है। ठीक है, ये अमीबा है, ये अमीबा में विसरण के द्वारा हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव है, इसको क्या जरूरी है? लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी दुनिया में जीव है जो मल्टी सेलुलर है, जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने हुए हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु है, गाय भैंस शेर, जितने भी दुनिया में जीव हैं जो कि मल्टी सेलुलर से बने हैं, उनको ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वहन तंत्र का यूज करना पड़ता है। वहन तंत्र जानते हैं क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि ब्लड आपकी धमनी में दौड़ते रहता है ना, आपके हर एक ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन घूम रहा है। ऑक्सीजन के द्वारा हमारे हर एक कोशिका में, चाहे इसके अंदर है उसके बाहर है, हर एक कोशिका में जो है ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है? ब्लड वेसल्स पहुंचा रहा है। यानी ब्लड वेसल्स कहने का मतलब वहन तंत्र, वहन तंत्र। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। तो इसमें क्या चीज है, आप किस तरीके से लिखिएगा। आपके एग्जाम में ये भी चीज लाता है कि अपने शब्दों में जवाब दें। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वो डिट्टो लिखना। आप जिस चीज को समझे, जिस तरीके से समझे, केवल सही बातों को समझे, तो आप अपने शब्दों में जैसे घुमा के लिखना लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा।
तो देखिए क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में सारी कोशिकाएं अपने आसपास के वातावरण से क्या है कि रिलेटेड नहीं है, वो संपर्क में नहीं है। क्या हमारा कोशिका का केवल जो शरीर का बाहरी आवरण है वही ना वातावरण से टच में है, लेकिन जो कोशिका उसके अंदर है क्या उसमें ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि सीधे संपर्क में नहीं हो सकती है, नहीं जा सकती है, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो सकती है और वहन तंत्र द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक वहन तंत्र और आपको एक बहुकोशिकीय जीव का जरूरी है। यानी कि अगर बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें कैसे होगा ऑक्सीजन की पूर्ति? वहन तंत्र के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब समझ गए, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें वहन तंत्र जो कि ब्लड घुमा रहा है उसमें ऑक्सीजन को भी घुमाया जाएगा। आप जो खाना खाते हैं वो भी क्या होता है, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। छोटी आंत में जो होता है कि पाचन हो जाता है और पूरे शरीर में क्या होता है उसका कि हर एक कोशिकाओं में चला जाता है। यानी कि छोटी आंत में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां से पूरी कोशिका में जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है, जहाँ एनर्जी की आवश्यकता है, हर जगह पे हर एक कोशिका में हमारा भोजन, हमारा ऑक्सीजन, जल जो भी है सब कुछ पहुंच जाता है। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को आंसर करना लिख लिख के पॉसिबल तो है नहीं, तो हम आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझा देते हैं ताकि आप खुद ही कहिएगा कि हम आंसर लिख लेंगे। तो देखिए क्या है, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? आप बताइए। अगर कोई जीव है, उसमें कोई लिविंग थिंग्स है, उसको कैसे आप कहिएगा कि वो जीवित है, वो जिंदा है? सबसे पहले वो अगर सांस ले रहा है तो हम कहेंगे कि वो जिंदा है। छू दीजिए, टच करने के बाद भी क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है, इसका मतलब कि वो सजीव है। सांस ले रहा है, वो पोषण कर रहा है, खाना खा रहा है, वो गति कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सजीव है। तो आप सजीव होने के लिए इन सारी मापदंडों का यूज कर सकते हैं। किसी सजीव को पहचानने के लिए ये दूसरी तरीकों में हम लोग अगर बोले अपनी भाषा में कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई चीज जो है सजीव है वो कैसे आप बताइएगा? तो उसको हम तभी बता सकते हैं ना जब देखेंगे कि अगर हम उसको छुए तो हिल डुल रहा है। दूसरी चीज कि वो खाना भी खाता है, वो चल रहा है, सांस ले रहा है, तो ये सारी चीजों से हम पता कर सकते हैं कि वो सजीव है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? अब आप सोचिए कोई एक जीव है, वो किन किन कच्ची सामग्री का यूज कर सकता है? तो जैसे कि अब देखिए कि प्लांट्स है, वो क्या यूज करते हैं? वो करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, भोजन बनाने के लिए जल यूज करते हैं ना। इवन कार्बन से रिलेटेड कुछ भी करेंगे, खनिज लवण भी यूज करते हैं, खनिज लवण। तो ये सब क्या हो गया? कच्ची सामग्री है जो कि वातावरण से डायरेक्ट हम लोग को मिलता है। क्या है कि इन सारी कच्ची सामग्रियों को कोई भी जीव यूज करता है वातावरण से। ठीक है, तो क्या है कि हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, कार्बन आधारित कोई भी चीज जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इस चीज को जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों का आवश्यक समझेंगे, यानी किन किन प्रक्रम को आवश्यक समझ रहे हैं? तो हम लोग, आप बताइएगा कि अनुरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यकता है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले अनुरक्षण। ठीक है, यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए, अब समझिए दूसरी बात में एकदम आम भाषा में, जिसको आम जनता बोलते, जिस तरह से आम जनता वैसे आम भाषा में समझिए। अनुरक्षण का क्या मतलब होता है कि हमारा शरीर कहीं टूट फूट गया, उसकी सुरक्षा हो। हमारा पूरा शरीर को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? अगर पूछ दे कि हमारे शरीर का, यानी कि जीवन के अनुरक्षण के लिए, हमारा जीवन मतलब हमारे पूरा शरीर के लिए अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक समझेंगे, बताइए। तो अनुरक्षण के लिए पहले समझिए क्या है। आप अगर भोजन नहीं कीजिएगा
तो जिंदा रह सकते हैं? नहीं। आप ये चीज सोचिए कि हम क्या क्या चीज हम नहीं करेंगे सडनली तो हमारा डेथ हो सकता है। अनुरक्षण मतलब वही हुआ कि हम अपने शरीर को चलता फिरता बनाए रखने के लिए, अच्छे से जीने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ रही है, ये चीज है। ठीक, तो पहला चीज लिख देते हैं यहाँ पे पोषण। ठीक है, क्या है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। है ना, बहुत इजी। क्या नहीं समझे इसमें? सारा चीज समझ में आ रहा है। तो अनुरक्षण के लिए यानी हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, पोषण हमें नहीं मिल रहा है, तो हम अच्छे से नहीं रह सकते, कुछ दिनों में मर जाएंगे। नहीं, हमारे शरीर का जो अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो अनुरक्षण अपने शरीर को बचाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पोषण करना पड़ेगा। सांस तो लेना ही पड़ेगा, बिना सांस का भी चलने वाला नहीं है। वहन यानी कि शरीर में ब्लड को दौड़ते रहना पड़ता है। चाहे आप सो गए हैं लेकिन ब्लड कभी नहीं सोता है, वो क्या होता है? चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। जिस दिन ब्लड चलना बंद तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक, तो वहन हो गया। एक उत्सर्जन, उत्सर्जन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाना खाए हैं तो बाहर निकालना भी जरूरी है, उत्सर्जन होता है। पानी पीते हैं तो उत्सर्जन होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी वर्ज्य पदार्थ है, बेकार का पदार्थ है, जो अच्छा चीज है उसको छान ओन के हमारा शरीर रख लेता है। जो बेकार का पदार्थ है उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो उत्सर्जन का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है? किडनी करता है। किडनी से क्या होता है कि पूरा ब्लड का जो प्यूरिफायर हो के, यानी कि क्या कहते हैं, ब्लड को वहां से अच्छे से प्यूरिफाई करके भेजा जाता है। हार्ट में क्या होता है? केवल ब्लड में ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी किडनी का काम पड़ जाता है। बिना किडनी का काम, किडनी खराब हो जाता है तो क्या होता है? एक किडनी खराब हो गया तो काम चल जाता है, दोनों किडनी खराब होगा तो क्या होगा? नहीं बच सकते। यानी कि हमारे शरीर में ये अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन अति आवश्यक है। समझ गए? अब हम लोग इससे आगे जो है, ये फर्स्ट डे जो क्लास किए थे हम लोग, उसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट पढ़े थे उसका क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड डे जो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 पढ़े थे, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वपोषी या स्वयं पोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? या ये भी है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला देख लीजिए, पूछ रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पूछ रहा है कि ये दोनों में क्या अंतर है। तब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक केवल कौन से जीव हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि केवल प्लांट में होता है, केवल प्लांट में होता है, ठीक है, पहला नंबर। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? प्लांट को छोड़ के सभी जीव में, प्लांट को छोड़ करके जीव हो गए जो हो गए, इसके बाद परजीवी हो गया, परजीवी हो गया, मृत जीवी है। यहाँ पे जीव की जगह पे मनुष्य लिख लीजिए, ठीक है। मनुष्य हो गया, परजीवी हो गया, मृत जीवी हो गया, जानवर हो गया, ये सभी में होता है, इन सभी में होता है, ठीक है। और ये जो है ना, एक और में होता है, प्लांट की तरह ही उसको मानते हैं, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसमें भी ये फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद तीसरी बात करेंगे, और इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है,
ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? प्लांट है, जो हरे पादप है वही कर सकते हैं। बैक्टीरिया कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या हो गए? वो हो गए हेटेरोट्रॉफिक। जो भी अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे चीजों पे आश्रित है उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक है। लेकिन जो खुद ही प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके भोजन बना लेते हैं उसको हम बोलेंगे कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी कि वो क्या है? वो स्वयंपोषी पोषण है। तीसरी चीज ये क्या करते हैं, इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसमें फोटो यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जीव दूसरे पौधे या प्लांट्स जो भी समझिए या जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया कि ये 3 अंतर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हो गया कि ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं यानी कि स्वयंपोषी पोषण केवल प्लांट में होता है। ठीक है, प्लांट्स लिख लीजिए कि केवल ये प्लांट्स में होता है। और इसमें क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? मनुष्य, परजीवी, मृतजीवी, जानवर जितने भी हैं सब क्या होता है? सभी में होता है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते वो सभी क्या हो गया कि हेटेरोट्रॉफिक हो गया। इसके बाद ये चीज हो गया। दूसरी चीज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हरित क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल बोला जाता है, ये उनमें भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और इनमें नहीं होता है। नहीं होता है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, फिर जड़ से जल भी यानी कि वाटर, इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कर पाते हैं। लेकिन हमें भोजन बनाने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है लेकिन हमारे में तो नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन समझ गए। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या वो कहीं चल के जाते हैं तब उनको मिलता है, या वो जहाँ पे खड़े रहते हैं वहीं पे मिल जा रहा है? चलिए हम लोग इसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की आवश्यकता को देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पहला चीज। दूसरा, सूर्य की उपस्थिति। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति, बिना सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है, हाँ तीसरा चीज हो गया। इसके बाद जल कहाँ से मिलता है? जड़ से। चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लोरोफिल किनमें होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना उसके अंदर होता है। पत्तियों में देखिए, बताते हैं आपको, ये पहले लिख लेते हैं। पत्तियों में होता है, पत्तियों में। ठीक है, जैसे ये पत्ती हो गया ना, ये पत्ती है, इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान से देखने पे दिखेगा, ऐसे ऐसे करके रहता है। इसी क्लोरोप्लास्ट, ये लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज कहाँ मिलती है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड,
समझ गए कहां से मिला? सारा वातावरण से ही मिल रहा है। सूर्य की उपस्थिति, जड़ से जल नीचे से मिल रहा है, क्लोरोफिल पत्तियों में होती है उनसे, इन सारी की प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। ये आप लिख सकते हैं, आप जितना बना के लिखना चाहे लिख लीजिए, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को समझते हैं तभी आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी हमारे आमाशय में जो कि अम्ल है उसकी भूमिका क्या है, क्या भूमिका है उसकी, क्या हो सकती है? जरा सोचिए। क्वेश्चन है आपके पास, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसका क्या आंसर है? अब पहले ये जान लीजिए कि अम्ल कहाँ पे आ जाता है, पढ़े हैं ना, ऑब्वियसली पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? पेट है, ठीक है। पाचन जो है पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ऐसा ही होता है ना, ठीक। अब इसको समझ लीजिए, डॉट डॉट से जल्दी जल्दी में कर दे रहे हैं। ठीक, इसको इससे, यही है ना पाचन आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि खाना खाते हैं और इसके बाद क्या होता है कि भोजन जो है हमारे पेट में आ जाता है ग्रास नाली के द्वारा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसी अम्ल की बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अच्छे से दिख रहा है? तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी यही हमारे बॉडी में, यही जो हमारे पेट में अम्ल है, तो इस अम्ल की क्या भूमिका है? सबसे पहले नंबर, एक नंबर, जो भी आप बेकार का चीज खा लेते हैं ना, जैसे कि बिना हाथ धोए हुए खा लिए, गंदा ही हाथ में लगा हुआ है और आप खा लिए, मुंह में गया, मुंह में जो लार मार गया तो मार दिया, नहीं मरा तो पेट में चला जाएगा जबरदस्ती। अब जब पेट में आया ना तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका वेट कर रहा था, आ हम मारते हैं तुमको। बस जैसे ही नीचे आया, जो भी आप बैक्टीरिया खा लिए थे, कोई भी चीज ऐसा चीज खा लिए थे जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह था, तो उन सारी चीजों को क्या करता है, ये पेट में ही मार देता है, उसका काम खत्म। तो ये क्या होता है, उसके पेट में मार दिया। तो सबसे पहले काम क्या किया कि जीवाणु को पेट में मार देता है। लिखिए, पेट में समझ रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछ रहा है तो अम्ल है, जीवाणु को मार देता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो अधपचा भोजन होता है ना, अधपचा भोजन उसका किण्वन नहीं बनने देता है, उसका किण्वन नहीं बनने देता है, समझे। अमाशय में जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसी अम्ल की बात हो रही है यहाँ से, यानी कि पेट में ही हम लोग जान रहे हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ होती है, पेट में होती है। तो पेट से यानी कि अमाशय में ही जो जठर ग्रंथि होती है, उससे दो चीज निकलता है, एक तो श्लेष्मा निकलता है और दूसरा पेप्सिन, ठीक है, देख लीजिए, पेप्सिन निकलता है। तो पेप्सिन का क्या कार्य है कि प्रोटीन का पाचन करना। सबसे पहले हमारा प्रोटीन कहाँ पचता है, तो हमारे अमाशय में पचता है। तो श्लेष्मा का क्या कार्य है, श्लेष्मा का कार्य है कि ये जो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है ना, तो ये जो भित्ति है अमाशय की भित्ति, उस भित्ति को गला नहीं दे, इसलिए उसका सुरक्षा का कार्य करता है। तो ये क्या हो गया कि सुरक्षा का कार्य करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सबसे पहले प्रोटीन पेट में ही पचता है, अमाशय में ही पचता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे कि पेप्सिन के अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह अम्लीय माध्यम तैयार करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है और प्रोटीन के पाचन में मदद, ठीक है। अब ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए होंगे।
पहले की जो खतरनाक जो बैक्टीरिया हम खा गए थे, उस बैक्टीरिया को क्या किया, मार दिया पेट में। अधपचा भोजन का किण्वन नहीं बना, तो आपके शरीर पेट को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद अमाशय जो है में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा है। कहाँ अम्ल हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में यानी पेट में हो रहा है। तो वो अम्लीय माध्यम, अगर यहाँ पे अम्ल है तो अम्लीय माध्यम में तैयार करेगा, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और जो यहाँ पे प्रोटीन आप खाए थे ना, उसी प्रोटीन के पाचन में यानी पेप्सिन का मदद करता है। ये कहानी क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, टाइलिन हो गया, यानी कि टाइलिन। टाइलिन किसमें रहता है? लार में, ठीक। इसके बाद आपका ये जठर ग्रंथि जो था, जठर ग्रंथि कहाँ होता है? अमाशय में होता है, यानी पेट में होता है। तो इसमें क्या हुआ, ग्रंथि जो था जठर ग्रंथि, उसमें से क्या निकल रहा था? वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था। इसके बाद यानी कि वहां से HCl भी है। इसके बाद HCl में से क्या क्या निकल रहा है? वहां से आपका ये हो गया पेप्सिन निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है। इसके बाद श्लेष्मा निकल रहा है, ठीक। और आपका फिर जो लीवर था, ठीक है, लीवर से क्या निकल रहा है? पित्त निकल रहा है, ठीक है, पित्त आ रहा है। और कुछ है क्या? जी हाँ, यहाँ पे अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से क्या निकल रहा था? दो तरीके का, ट्रिप्सन और लाइपेज। कुछ याद आ रही है? इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या है यहाँ पे कि छोटी आंत में क्या निकलेगी? यहाँ से छोटी आंत में होती है, उसकी भित्ति में आंत्र ग्रंथि, जहां से आंत्र रस निकलता है, ठीक है, आंत्र रस। ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो क्या है कि ये पूछ रहा है कि ये सारे जितने एंजाइम्स निकल रहे हैं, इसका क्या कार्य है, या पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, इन सब में मिलके क्या किया हमारे साथ। तो देखिए पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक जो पदार्थ था, जो आप चीजों को खाए थे, वो पच नहीं सकता है बिना एंजाइम के। आपके अगर पेट में ये सारी चीज नहीं निकल रहे हैं, अगर हर एक ग्रंथि से कुछ न कुछ निकल नहीं रहा है, पाचक रस नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा कि हमारा भोजन नहीं पचेगा, हमें पोषण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्या मिल रहा है? तो क्या कर रहा है ये कि ये सब क्या कर रहा है कि जो चीजों को हम खाएं, जो कि घुल नहीं सकता है, वो क्या कर रहा है कि ये सब निकल के हर एक जगह पे अपना अपना कार्य किया और उसको इतना सरल बना दिया ताकि हमारा जो छोटी आंत है, जिसको कि क्षुद्रांत बोला जा रहा है, तो छोटी आंत की भित्ति में अच्छे से अवशोषित हो सके। यानी कि इतना महीन टुकड़ा में बांट दिया, इतना महीन कि पाचन हो गया पूरी तरीके से, इतना महीन तोड़ दिया ताकि अच्छे से पाचन हो सके हमारी छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब पाचन हो गया, देख लीजिए फिगर के साथ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, शॉर्ट में चीजों को समझिए, ये बन गया। तो देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे पाचन हो गया, यहाँ से यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे आया, छोटी आंत के मुंह पे आया, और इस तरीके से ये क्या था हमारा छोटी आंत, ठीक है, ये यहाँ तक छोटी आंत, और ये बड़ी आंत में जाने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। यानी कि समझ गए कि पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में बदल देता है, ताकि छोटी आंत में उसकी छोटी आंत की जो भित्ति होती है, ये भित्ति, इसमें अच्छे से अवशोषित हो सके भोजन, और हमें एनर्जी मिल सके, और जो जो उसका यूज है वो सारी चीज अच्छे से हो सके। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर हुआ क्या? अब बात करते हैं कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत क्षुद्रांत दोनों एक ही चीज है, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, यानी उसको किस तरीके से बनाया गया है कि हमारा जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन पचने के बाद वहां से जो है हमारे सारे कार्य के लिए चले जाते हैं। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि छोटी आंत में दीर्घ रोम होता है, जिसको कि विल्ली बोला जाता है, ठीक है, ये विल्ली हो गया,
चलिए लिख देते हैं दीर्घरोम। यहाँ जो दीर्घरोम रहता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक तो पूरा भोजन को पसार दिया गया था सब कुछ मिलने के बाद, और मिलने के बाद यहाँ पे आया भोजन हमारा। जैसे यहाँ पे भोजन आया तो उसमें जो उंगली जैसा प्रवर्ध पाया जाता है, छोटे 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 बहुत सारे दीर्घरोम होते हैं। वो दीर्घरोम क्या करते हैं कि यहाँ पे दीर्घरोम रहता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के बहुत सारे जाल, एक दो नहीं, पूरे कोशिकाओं में वहीं से तो पोषण जाने वाला है, तो वहां पे बहुत सारे ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स। और वहां से ब्लड वेसल्स से क्या होता है कि पूरे शरीर को निकल जाता है, यानी पूरे शरीर को क्या होता है कि मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना हो तो कैसे देंगे? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत में, ठीक है, यानी कि छोटी आंत में उंगली प्रवर्ध की रचना होती है, जिसको कि दीर्घरोम कहते हैं। और दूसरी बात ये बोलेंगे कि दीर्घरोम होते हैं और वहीं पर क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि रुधिर वाहिकाएं होती है। वहां से जो पच गया भोजन, जितना सारा भोजन पच गया, उस सारे भोजन का अवशोषण उन ब्लड वेसल्स के द्वारा कर लिया जाता है और हमारे शरीर के हर एक कोशिका में उसको भेज दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ दिया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो नहीं पचा उसका क्या हुआ कि ये यहाँ पे चला गया बड़ी आंत में। यहाँ भी बहुत सारे दीर्घरोम होते हैं जो कि जल का अवशोषण करते हैं, विटामिन का अवशोषण हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मलाशय में जमा हो जाता है और इसके बाद की क्रियाएं तो आपको ही पता है। तो ये सारी क्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं होती है। और अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि पचे हुए भोजन का जो यूज होता है वो कैसे होता है, तो क्या लिखिएगा? लिख सकते हैं आप कि जो हम खाना खाते हैं वो भोजन जो पच जाता है, यानी जो छोटी आंत में, ये भी याद रखिएगा कि आपके छोटी आंत जो होता है सबका पाचन स्थल माना गया है। प्रोटीन आप जो लिए, स्टार्च लिए, जो चीज भी लिए, वसा लिए यानी फैट लिए, सारा का पाचन स्थल किसको माना गया है? छोटी आंत को। ये छोटी आंत यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी छोटी आंत को पूर्ण पाचक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए हर चीज के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार रहिए। तो ये चीज हो गया। अब देखिए क्या है कि उसका क्या यूज होता है, जो आप भोजन करते हैं उसका क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले कि हमें एनर्जी मिलती है उससे। चीजों को एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए क्या होता है, भोजन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है। इसके बाद आपका कहीं टूट फूट गया है उत्तक टिश्यू जो है, उसकी मरम्मत हो जाती है। जहाँ पे नए नए टिश्यू का निर्माण करना है वहां पे भी यूज हो जाता है। यानी कि क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस का यानी जैव प्रक्रम का एक पार्ट है पोषण। तो उन सारे यानी कि अपने जैव प्रक्रम के कार्य में लग जाते हैं ये पोषण होने के बाद। आप अगर ये भी लिख सकते हैं कि ये अनुरक्षण के कार्य में इनका यूज होता है, तो भी कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। आज का क्लास बहुत ही मजेदार रहा। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। थैंक यू।